Hello, dear friend. This is Nikhil and welcome again in क्वालिटी अचीवर क्लासेस। आपको पता है कि मैं अभी क्लास 8 का राजनीतिक शास्त्र का वीडियो आपके समक्ष प्रेजेंट करने वाला हूं और कर रहा हूं। तो इस सेशन का ये दूसरा वीडियोस है और मैं अभी आपको भारतीय संविधान के विषय में चर्चा कर रहा हूँ और साथ ही साथ यह भी बता रहा हूँ कि किसी भी देश के अंतर्गत संविधान की क्या भूमिका होती है और इसे बनाने के पीछे क्या रीज़न होता है। तो आज हम इस कड़ी को यानी संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ उन सभी तथ्यों का एक एक करके चर्चा करूंगा कि संविधान को बनाने के लिए क्यों जो है आवश्यक है, माने किन किन तथ्यों की आवश्यकता है और अगर किसी भी देश में संविधान नहीं होता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, अगर संविधान होते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और संविधान में किन किन तथ्यों का सही ढंग से हमें चर्चाएं करनी चाहिए और किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो है मतलब कि सामना ना करनी पड़े, तो सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले और सभी लोग खुश रहें। इन सारी बातों को एक एक करके इस लक्षण के अंतर्गत यानी इस भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। और हम जो है आप लोग को ये बता दूं कि यह जो वीडियो का जो सेशन है वो रेगुलर वाइज चलता रहेगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो है वीडियो का ये इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन को मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन अंत तक बने रहना चाहिए। तो चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए आप। क्या है कि औपनिवेशिक यानी कि औपनिवेशिक तथ्य के विषय में समझाया गया है कि किस तरह से यानी औपनिवेशिक राज्य में लंबे समय तक अत्याचार चला और उस अत्याचार के कारण आपको पता है कि किस तरह की स्थितियां जो हैं हमारे समक्ष जो है रहा। तो भारतीय के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट हो गया था कि राजतंत्र कैसी होती है। तो जो है भारत में लोकतंत्र की ही स्थापना की जाए ताकि जो है समस्त जो है समस्याओं से जो है सामना किया जा सके और एक बेहतर सरकार का गठन किया जा सके। तो इन सारी तथ्यों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों आवश्यकता पड़ा। तो आप देखो कि प्रत्येक नागरिकों को समान अधिकार मिले और साथ ही साथ जो है उस अधिकारों का कभी भी जो है दुरुपयोग ना हो, तो इसका भी जो है संविधान में ध्यान रखा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि लोगों के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। तो किसी भी लोगों के द्वारा यह ऑब्जेक्शन ना लगाया जाए कि जो है हमें कोई मौका नहीं मिला और हम जो है किसी भी तरह की जो है सरकार जो है चुनाव करने में सहयोग नहीं दिए। तो इस सारी बातों को ध्यान में रख के जो है समस्याओं का समाधान किया जाता है। आप देखोगे 300 लोगों का लगभग जो है एक टीम था जिन्होंने भारतीय संविधान को स्थापित करने में अपना योगदान जो है प्रारंभ किया और 1946 में मैंने बताया था दिसंबर 1946 से जो है स्टार्ट हुआ था संविधान बनाने की प्रक्रियाएं, जो 1949 नवंबर 26 जनवरी तक कंप्लीट हो गया था। और याद रखिए कि इसमें जो है संविधान सदस्यों में एकता की भी एक ज़बरदस्त भावनाएं थी, क्योंकि एकता तो होना ही चाहिए क्योंकि कोई भी कर्म अगर आप करोगे उसमें अगर एकता नहीं होगा तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो भावी संविधान का एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चाएं की गई और उस चर्चाओं पर गंभीरता से जो है मतलब कि अपने अपने विचारों को रखा गया। यहाँ पे आप ये फिगर अगर देखोगे तो उसमें आप जो है समझ पाओगे कि यहाँ जो फिगर दिया हुआ है इसमें आप समझ पाओगे किस तरह से लोगों ने अपने अपने जो है बातों को रखा और जो है उसे बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को साझा किया। तो आप देखो, आपको पता है कि भारतीय संविधान के जनक जो हैं उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और भारतीय संविधान बनाने में केवल इनका ही योगदान नहीं था, सभी नेताओं का जो है
समान रूप से योगदान था, परंतु इन्हें जो है इस क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए इसे जनक के रूप में हमें जो है कि देखने को मिलता है कि इनका नाम। तो आप देखो कि ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया इन्होंने, और साथ ही साथ आप देखोगे कि एक विस्तृत जो है संविधान को एक नया रूप दिया, और हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से भारतीय संविधान आज हमारे समक्ष जो है आज मिलते हैं। और अगर आप देखो कि भारत मतलब स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने की चिंताओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आप देखो कि इनका क्या मानना था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था अवश्य भारतीय संविधान में उन तथ्यों का चर्चा की गई हो जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा की गई हो, परंतु अगर जो है अगर उन्हें भी चुनाव में या सरकार के क्षेत्रों में अगर जगह नहीं मिलेगी तो निसंदेह सुवर्ण क्षेत्रों के लोगों को, यानी कि एक उच्च परिवार के लोगों द्वारा अल्पसंख्यक यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उसके साथ में अत्याचार होगा। तो इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार का, आपको पता है कि वर्तमान समय में भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का संविधान संशोधन हो रहा है जिससे कि उन सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जा रही है, और एक बेहतर संविधान की रचना के लिए हमारा सरकार अग्रसर है। और ये सरकार जो है यह प्रयत्न भी कर रहे हैं ताकि सभी समुदाय के लोगों को समान रूप से जो है सरकार बनाने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जा सके। तो आप देखो संघवाद, इसका मतलब होता है कि सरकार मतलब देश में एक से अधिक ज़्यादा स्तर पर सरकार का होना। अगर ज़्यादा स्तर पर सरकार का होगा तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि जो है जो समाज की विफलता मतलब कि सरकार की विफलताओं को मिनिमाइज यानी कम से कम किया जाएगा, क्योंकि वर्क का विभाजन हो जाएगा, काम का विभाजन हो जाएगा और काम को बेहतरीन तरीके से किया जा सकेगा। और क्योंकि आप सोच लो अगर एक ही आदमी संपूर्ण कार्य को देखे, जैसा कि हम लोग केंद्रीकरण में देखते हैं कि एक आदमी के पास समस्त कार्यों का दायित्व होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस कार्यों का सही ढंग से होना जो है मतलब कि न्यूनतम प्रोबेबिलिटीज़ रहता है कि वो काम सही से होगा। परंतु हम अगर कार्यों का विभाजन कर दे, विविधीकरण कर दे, विकेंद्रीकरण कर दे, तो वो कार्य बेहतरीन तरीके से होने लगता है और उसका जो रिजल्ट है वो भी बेहतर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये आप जान लो। और साथ में साथ संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, उन्हें भी संविधान में जो है हम देखते हैं कि अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। और सभी मतलब कि सभी जैसे राज्य को भी मिलते हैं, केंद्र को भी मिलता है, पंचायती स्तर पे भी मिलता है, सभी को अपने अधिकार मिलते हैं और नीति कानूनों को सही ढंग से मतलब चलाने के लिए जो है एक व्यवस्था बनाई जाती है। संघीय शासन प्रणाली को अगर विस्तृत तौर पे हम जानें तो इसमें जो है संविधान में सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। और संविधान में सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी था कि किस तरह से जो है हम इन सारी समस्याओं का समाधान करें। तो वह जो है सार्वभौमिक मताधिकार का एक जो है मतलब ऑप्शन यानी कि चुनाव की प्रक्रिया को लाया, जिसमें कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को चुनाव देने का अधिकार दिया गया और प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव डायरेक्ट देने का अधिकार मिला। और देखिए इसके अलावा जो है व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकते हैं और व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि को कैसे मतलब क्यों ना हो, मतलब कि किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए इस तरह की व्यवस्थाओं को किया गया था। ये जो भी प्रतिनिधि को लोग चुनते हैं वो समाज के प्रति जो है जवाबदेही होता है, वो समाज के विकास में योगदान देते हैं और बेहतरीन तरीके से उसे करने में
सक्षम होते हैं। अगर आप देखिए शक्तियों का बंटवारा, आप देख लो कि केंद्रीय स्तर पे जो कार्य हो रहा है, राज्य स्तर पे जो कार्य हो रहा है या पंचायत स्तर पे हो रहा है, तो सभी के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है ताकि कार्यों को सही ढंग से किया जाए। अगर हम केंद्र स्तर पे देखें तो हमको देखने को मिलता है कि कार्य को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। वो जो क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है? विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं जिसे हम वोट दे करके लाते हैं। कार्यपालिका में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कानून को लागू करने के लिए और शासन चलाने का काम करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आदि को हम देख रहे हैं, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आदि आ जाते हैं, तो ये सारे आते हैं। और न्यायपालिका क्या हो गया? किसी भी तरह के न्यायिक व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्तियों के साथ में किसी भी तरह का अत्याचार हो तो उसमें न्यायपालिका अपने योगदान को सुनिश्चित करे और उसके मतलब के अधिकारों को हनन हुए बिना उसे जो है अंकित करवाए, उसे अच्छे अधिकार दिलवाए। अब सरकार की भी मतलब कि सरकार की किसी भी मतलब शाखा और सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और अंगों की शक्तियों को एक दूसरे पे अलग किया गया है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर ही प्रत्येक अंग को दूसरे अंग पर अंकुश रहता है और अपने कार्य को सही ढंग से संतुलन बना करके कार्य करने के लिए जो है व्यक्ति अग्रसर हो पाते हैं। तो ये एक तथ्य है जो कि हमें यह बताती है कि इस तरह की व्यवस्था जो है कम से कम गलतियों को सामने लाते हैं और अधिक से अधिक सफलताओं को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल भी सकती है। तो राज्य एक ऐसी संस्था है, राजनीतिक संस्था है, जो निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का संप्रभुत्व करते हैं और इस आधार पर भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। और देखिए, भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार होती है और उस लोकतांत्रिक सरकार जो है कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और साथ ही साथ जो है हम इसे देखें तो राज्य का मतलब सरकार से नहीं है, यह जो है सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। ठीक है। अगर अगला पॉइंट को हम देखें, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार से अगर हम यह समझते हैं कि भारतीय व्यक्तियों को मतलब कि जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे कि उसके जो मतलब कि अपनी गरिमा है, व्यक्तित्व है, उसे ठेस ना पहुँचे, उसकी समस्त जो है मतलब कि गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए और उसकी जो है समानता को ध्यान रख करके सभी व्यक्तियों को एक साथ अच्छे ढंग से रहने का अधिकार दिया जाए। आप देखो क्या होता है कि यह जो अधिकार होता है, मौलिक अधिकार, देश के सभी नागरिकों और राज्य की सत्ता के मनमाने को निरंकुशता से रोकने के लिए दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो कोई भी व्यक्ति अपनी जो है अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के पास जा कर के जो है अपनी अधिकारों को प्राप्ति करने के लिए जो है क्या कर सकता है, वहाँ पे डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि उसे संविधान से ऐसे अधिकार मिले जो उसके समूह की रक्षा करे। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार ये उन्हें इन सारी बातों को सुनिश्चित करते हैं। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इनका दोहरा उद्देश्य होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार से अधिकारों के लिए दावेदारी कर सकते हैं। और दूसरा कि यह अधिकार हर उस संस्था के संस्थानों के लिए मतलब बाध्यकारी होना चाहिए जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक और भी खंड है जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। संविधान सभा में जो है सदस्यों ने एक खंड इसलिए जोड़ा है ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके और जो है स्वतंत्र भारत के राज्य में जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून एवं नीतियों को बनाया जा सके और मार्गदर्शन दिया जा सके ताकि सभी व्यक्ति समान रूप से जो है अपने जीविका अर्जन कर सके। आप देखो यहाँ पे पहला क्या हो गया, संविधान के मौलिक कर्तव्य में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक
अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से जो है मौलिक अधिकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो आपको पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म रहते हैं, धार्मिक लोग रहते हैं। तो उन धर्म के लोगों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जो है जो है एक व्यवस्था दी जाती है, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ पे सभी धर्म के जो है विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल मतलब किया जाता है, और उसे अपने जीवन को बेहतरीन ढंग से जीने के लिए जो है एक अधिकार दिया जाता है, समानता का अधिकार। तो सभी धर्म को जो है बढ़ावा दिया जाता है। अब हम इस बात को समझने लगे होंगे कि किस तरह से देश के इतिहास में मतलब संविधान किस तरह से हम लोग के पास आता है, और किस तरह से यह हमारे संविधान उन आदर्शों को तय करता है जो कि हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए जो है साकार कर पाते हैं। जिस तरह से आप देख लो कि फुटबॉल में नियमों का बदलने से फुटबॉल गेम ही बदल जाता है, उसी तरह किसी भी देश के संविधान बदलने से उस देश की बुनियादी व्यवस्था बदल जाती है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना किस तरह से एक सरकार जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों करके संविधान के जरिए एक बेहतर समाज का गठन करता है, और साथ ही साथ एक बेहतर देश का गठन करके लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कहने का मतलब लोगों को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए प्रेरित करता है। आपको पता है 24 जनवरी 1950 को सभी संविधान सभा करके हस्ताक्षर करके इसे लागू करने के लिए जो है एक अंतरिम प्रस्ताव लाया गया था, और अंततः 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं, जिसके द्वारा हमें समाज की उन सभी तथ्यों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरणा मिलता है, जो कि हम समाज में रहते हैं। तो हमें सारी चीज़ों की रक्षा करना चाहिए ताकि हम समाज को आगे बढ़ा सके और जो है अपने संविधान की रक्षा कर सके। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ऐसी व्यवस्था भी मतलब एक बुद्धि एक तरीका भी अवगत हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, जिससे आप ये सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो आप ये सारे प्रश्नों को बनाइए और देखिए कि आप कहाँ तक अपने लेवल्स को बढ़ा सके हो। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आगे भी इस तरह से सेशन आता रहेगा। अगला चैप्टर 2 आएगा आपके लिए, और वो चैप्टर भी आपके लिए बेहतरीन होगा। तो सारे चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िए, अपने नॉलेज को अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करिए।